इसी तरह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है, ये आगे वही लाइन आ गई कि प्रिपरेशन को भी हम फॉलो कर रहे होते हैं, प्रोसेसिंग को फॉलो कर रहे होते हैं, पैकेजिंग, लेबलिंग, हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विंग, गो के ऑल स्टेप्स जो पूरे सप्लाई चेन के अंदर है एक प्रोडक्ट बनाने में, उसके रॉ मटेरियल से लेके उसकी फाइनल प्रोडक्ट तक, उसकी हैंडलिंग, उसकी कुकिंग, उसकी प्रिपरेशन, उसकी स्टोरेज, उसकी फ्रीजिंग, उसकी कूलिंग, उसकी हीटिंग, तमाम स्टेप्स को PS 3733 जो है उसके तमाम स्टेप्स के ऊपर इंप्लीमेंट होता है और हम फॉलो कर रहे होते हैं। ये वो हलाल फूड प्रोडक्शन फ्रॉम फार्म टू टेबल पूरा कॉन्सेप्ट है, वही जो पिछली स्लाइड्स हमने ये स्लाइड आप हमने पढ़ी है, जो उसी को ही आगे एलेबोरेट किया गया कि फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे स्लॉटरिंग क्या है कि फार्म से एनिमल आया, जब प्लांट जो भी चीज है उसको प्लांट को हैंडल किया या फिर उसकी स्लॉटरिंग की, देन उसकी प्रोसेसिंग है, उसके बाद इंग्रेडिएंट एंड एडिटिव, हैंडलिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट एंड कंजम्पशन। तो ये पूरा फ्रॉम फार्म टू टेबल जो कॉन्सेप्ट है, तो आप ये बिलीव करें, मुझे अंदाजा है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी माशाल्लाह एक अच्छा काम करने वाले सर्टिफिकेशन बॉडीज बहुत सारी मौजूद हैं जो कि सारे स्टेप्स को इक्वली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा क्रिटिकली ऑब्जर्व करते हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर काम करें, और उनके पैरेलल वो लोग भी शामिल हैं कि जो बिल्कुल कोई चीजें नहीं देखते। तो हमें मजमूई तौर पे एज ए प्रोफेशनल, एज ए फूड साइंटिस्ट, एज ए फूड प्रोफेशनल्स या एज ए प्रोफेशनल इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, हमें अपने काम को यकसुई के साथ और दिल लगी के साथ करना चाहिए, फेयर एंड क्लीन बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ इन टच में रहें, जो भी आप लोगों की क्यूरीज, आप लोगों की जो सजेशंस, रिकमेंडेशंस होगी हम फॉलो करेंगे, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में खास तौर पे जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो एक क्लीन एंड फेयर कल्चर को प्रमोट करें। सेम ये भी एग्जांपल्स, वही तीनों स्लाइडें एक ही बात कर रही थी। फ्रॉम बस में आपको फ्लो चार्ट दिखाया गया है, उससे पहले वाली स्लाइड्स में जस्ट बुलेट्स पॉइंट्स में दिखाई गई, देन फ्लो चार्ट, और देन ये पिक्टोरियल व्यू, और ये पिक्चर है आपको आपको मीडिया, आपको सोशल मीडिया, गूगल, फेसबुक के ऊपर कॉमन पिक्चर ये नजर आती है, फ्रॉम फार्म टू प्लेट के कॉन्सेप्ट को, ओवरऑल फूड सप्लाई चेन के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। ओके जी, अब हम अब हम अपने एक्चुअल फीचर्स जो हैं PS 3733 के, उन फीचर्स की तरफ आते हैं कि कौन कौन से इसमें कौन कौन सी क्लॉजेस है और किस क्लास में क्या चीज है। आगे डिटेल भी हम पढ़ेंगे, आज जस्ट हम इन क्लासेस को दें। सबसे पहले है कि इस स्टैंडर्ड को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो उसमें पहले स्कोप आता है, व्हाट इज द स्कोप इस एक्टिविटी का। इसी तरह जो ऑडिटर्स यहाँ पे मेरी बात सुन रहे हैं उनको भी अंदाजा है कि स्कोप की बात जो है वो हम जब भी हमारे पास कोई एप्लीकेशन भी आती है तो हम उसमें लिखते हैं कि व्हाट इज दिस स्कोप, स्कोप इसका क्या होगा। ऑडिट करने जा रहे हैं तो ऑडिट का स्कोप आता है उसमें। उसके बाद नॉर्मेटिव रेफरेंसेस की बात हो रही है, उसके बाद टर्म्स एंड डेफिनेशन, जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद जर्नल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी है, उसमें फिर फोर्थ क्लास आ जाती है जनरल रिक्वायरमेंट्स की। जनरल रिक्वायरमेंट्स के अंदर फिर आपकी 4.1 में सोर्स ऑफ हलाल फूड्स एंड ड्रिंक्स, 4.2 में रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्लॉटरिंग, 4.3 में मीट एंड मीट बाई प्रोडक्ट्स, इनकी पूरी डिटेल्स आगे आती है। फिर ये पूरी क्लास है और डिटेल कुछ कुछ आती है। देन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं 4.4 पे। 4.5 में एग एंड एग प्रोडक्ट्स। अच्छा, आप ये नोट करिएगा कि इस पूरे स्टैंडर्ड में तकरीबन इन्होंने पूरे फूड सेक्टर को कवर कर लिया। देन सीरियल्स, हनी एंड इट्स बाई प्रोडक्ट्स 4.8 पे, डाइटरी सप्लीमेंट्स, देन एंजाइम्स, पैकेजिंग एंड फूड सर्विस एंड फैसिलिटीज। तो फोर क्लास में जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं कवर तकरीबन मैक्सिमम जो है हमने वो जो है वो अपने फूड सेक्टर को उसमें कवर किया है 4 क्लास के अंदर। देन 5th क्लास के अंदर आपकी फूड प्रोसेसिंग आ जाती है, एंड 6 के ऊपर मशीनरी, यूटेंसिल्स एंड प्रोडक्ट के बारे में क्या गाइडलाइंस है, इनकी सैनिटेशन के हवाले से, इनकी क्लीनिंग के हवाले से, मशीनरी के हवाले से। उसमें जो मशीनरी के अंदर भी कभी कभी कोई आप जो ग्रीस वगैरह जो कोई ऐसी चीज आप इस्तेमाल करें, यूटेंसिल्स की क्लीनिंग एंड सैनिटेशन, इवन प्रोडक्शन लाइंस,
उसमें ये कहा जाता है कि आप सेपरेट लाइंस जो हैं वो इस्तेमाल करें। अगर आपके किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसी प्रोडक्ट जो ससेप्टेबल प्रोडक्ट है, या जिसके अंदर कोई शुबा या हराम प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, तो उसके लिए लाइंस आप अलग इस्तेमाल करें। द 7 क्लास पूरी स्टोरेज, डिस्प्ले एंड सर्वर के स्टोरेज कंडीशंस क्या होनी चाहिए, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोरेज, डिस्प्ले एंड सर्विस लाइंस। उसके बाद 8 क्लास में हाइजीन, सैनिटेशन एंड फूड सेफ्टी। अब यहाँ पे हाइजीन सैनिटेशन तो सारी बात है, यहाँ पे क्लीनिंग की बात होगी, डिसइंफेक्शन की बात होगी, सैनिटाइजर्स जो आप इस्तेमाल करते हैं उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो ये सिर्फ ये जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये जस्ट उनके पॉइंट्स हैं। इनके आगे पूरी डिटेल्स है, इस क्लास की आगे पूरी डिटेल्स मौजूद है। देन 9 नंबर पे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टैंडर्ड। कोई भी स्टैंडर्ड या कोई भी सर्टिफिकेशन किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट आप करवाने जा रहे होते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट आपकी बहुत जरूरत है। उसमें ह्यूमन रिसोर्स, हलाल कंट्रोल पॉइंट, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट रिव्यू, ये चीजें हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर आगे डिस्कस कर रहे हैं। देन 10 नंबर पे वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशंस की बात आती है। व्हाट इज वैलिडेशन, व्हाट इज वेरिफिकेशन। आगे आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आइडेंटिफाई किसी चीज को करना, दैट इज टोटली अ डिफरेंट टर्म, एंड ट्रेसी इज टोटली अ डिफरेंट टर्म्स। आगे डेफिनेशन में हम आगे डिटेल में इनकी जो चीज आ रही है हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मार्केट में उसकी प्रेजेंटेशंस क्या, मार्केटिंग चैनल्स एंड पैकेजिंग एंड लेबलिंग। इवन जो पैकेजिंग मटेरियल है उसके ऊपर पूरी क्लॉज जो है पाकिस्तान स्टैंडर्ड की मौजूद है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कॉम्प्रिहेंसिव जो स्टैंडर्ड है PS 3733 है। और ये 2 आवर्स का सेशन तो बिल्कुल बेसिक और इंट्रोडक्शन है। इसके लिए तो आपको कम से कम एक पूरा, मैं बल्कि रिकमेंड करूंगा, अगर हमारी हमारी यहाँ पर टीम भी हमारी ग्लोबल हलाल सर्विसेज की भी सुन रही है या और तो बाकायदा इनकी क्लासेस को स्प्लिट करके सेशंस, मुख्तलिफ सेशंस रखे गए, इनकी क्लासेस को स्प्लिट करके एक एक दो आवर्स का अलग सेशन रखा जाए। ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हलाल सर्टिफिकेशन। जो इतनी बात हो रही है, स्टैंडर्ड बन रहे हैं, सर्टिफिकेशन बॉडीज बन रही हैं, टेक्निकल ऑडिटर्स, हलाल शरिया ऑडिटर्स आ रहे हैं, इस्लामिक रिलीजियस एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, कंसल्टेंट्स बन रहे हैं। तो इस पूरे डायग्राम में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट क्लियर्स द डाउट। यस, ये डाउट्स जो होते हैं इंसान के माइंड्स में उनको क्लियर कर देती है। मुस्लिम जो पॉपुलेशन है या मुस्लिम कंट्रीज है वहां पे तो इतना इशू शायद अभी तक महसूस नहीं किया जा रहा, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी जो नॉन मुस्लिम एरियाज में रहती हैं वहां पे उनको बहुत डाउट्स थे। और यही वजह थी कि ये सर्टिफिकेशंस जो है इसका इस पूरे सिस्टम में बतदरीज इजाफा होता गया कि ये डाउट को क्लियर कर देती है अगर किसी ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन बॉडी की तरफ से जो है वो सर्टिफिकेशन हुई हो। इट सेव्स द टाइम फ्रॉम रीडिंग द लेबल्स। यस, ये जो हम फिर जो हमारे मुस्लिम्स होते थे, जो गैर मुस्लिम कंट्रीज में खासतौर पे, वो पूरे लेबल को, इंग्रेडिएंट्स को इन डिटेल पढ़ते थे, उनके सोर्स को इन डिटेल पढ़ते थे। तो वंस वो हलाल सर्टिफिकेशन और किसी हलाल ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन बॉडी का लोगो देखते हैं तो वो फौरन समझ जाते हैं कि दिस इज हलाल सर्टिफाइड। अच्छा, ये जो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सेल्फ क्लेम लोगो हर जगह हर बंदा लगा सकता है और कह सकता है मैं हलाल हूँ। अब इसके ऊपर लेजिस्लेशंस आ रही हैं, रेगुलेशंस बन चुकी हैं। पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी जो है वो उसका क्याम अमल में आ चुका है। पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी अब इंशाल्लाह फंक्शनल होगी। इवन पाकिस्तान की दीगर फूड अथॉरिटीज है उन्होंने भी सेल्फ क्लेम के ऊपर एक्शन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लिए। देन 3rd नंबर के ऊपर पीस ऑफ माइंड एंड सेटिस्फेक्शन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक इंसान को, एक मुसलमान को नजर आता है कि मैं हलाल, सेफ, न्यूट्रिशियस एंड होलसम फूड खा रहा हूं, तो उसको एक पीस ऑफ माइंड एंड सर्टिफिकेशन मिलती है। क्यों? उसको हलाल सर्टिफिकेशन की वजह से आती है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज की जिम्मेदारी है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन सर्टिफिकेशन करने वाले इदारों के ऊपर है कि वो क्लीन एंड क्लियर, फेयर तरीके से जो है वो अपना काम करें, वो सर्टिफिकेशंस करें, वो शॉर्टकट्स जितने भी हैं उनको अवॉइड करें, ट्रू स्पिरिट में जो है वो सर्टिफिकेशंस करें, क्योंकि वो लोगों, हजारों नहीं लाखों लोगों ने फिर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है जस्ट उसके ऊपर लोगो देख के। तो ये बहुत बड़ी और सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह ताला से हम भी दुआ करते हैं और हम सबके लिए दुआ करते हैं कि हमें इसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे। उसके बाद ये कस्टमर रिक्वायरमेंट्स हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, आजकल कस्टमर कह रहा है कि ये प्रोडक्ट हलाल है या नहीं, तो उसको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है गवर्नमेंट एंड मैंडेटरी कंप्लायंस। जिस तरह
गवर्नमेंट का पहले लॉ आते थे कि पीएसक्यूसी से हर चीज स्टैंडर्ड उससे सर्टिफाई होनी चाहिए। देन फूड अथॉरिटीज आई कि फूड अथॉरिटीज के लाइसेंस होना, किसी भी फूड ईटरी के लिए, फूड एस्टेब्लिशमेंट या फूड बिजनेस के लिए फूड अथॉरिटी का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये गवर्नमेंट की अब कंप्लायंस आना शुरू हो गया कि अगर आपने हलाल सर्टिफिकेशन करवाई है तो वो अप्रूव्ड या क्रेडिट सर्टिफिकेशन बॉडी से हो, पिनैक से। वो अभी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। मार्केट, इसके बाद ये मार्केट का कंपटीशन या बिजनेस कंपटीशन भी है कि जितनी ज्यादा सर्टिफिकेशन या ऑथेंटिक और क्रेडिबल सर्टिफिकेशन जिस इदारे के पास होती है उसको मार्केट में बेनिफिट भी उतना ही होता है। व्हाट इज सर्टिफिकेशन बॉडी? ये स्टैंडर्ड जो है पाकिस्तान स्टैंडर्ड PS 3733 उसके लिए जो सर्टिफिकेशन बॉडी है, उस सर्टिफिकेशन बॉडी का क्या जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहली बात और वेरी इंपॉर्टेंट बात, दैट इज मुस्लिम ऑनरशिप, कि हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी इज ऑन मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ कॉम्पिटेंट मुस्लिम्स। ये बकायदा एक लाइन लिखी हुई है कि सर्टिफिकेशन बॉडी जो है ये ऑन ऑपरेटेड एंड मैनेज्ड बाय अ मुस्लिम। उसके बाद उसकी टेक्निकल टीम है। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्टिफिकेशन बॉडी फूड इंडस्ट्रीज या फूड बिजनेस के ऑडिट करिए तो उसके बाद फूड प्रोफेशनल्स होना चाहिए। डेयरी का कार्य तो डेयरी का उसके पास एक्सपीरियंस हो। अगर वो बेवरेज का करें तो बेवरेज का ऑडिटर्स के पास एक्सपीरियंस हो। इसी तरह वो सर्टिफिकेशन बॉडी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ऑडिट करने जाइए तो फार्मासिस्ट आपके पास हो। अगर वो किसी केमिकल इंडस्ट्री का ऑडिट करने जा रही है तो केमिस्ट आपके पास हो। तो वो टेक्निकल टीम रेलेवेंट, ये नहीं हो सकता कि एक ही बंदा है और वो कहे कि मैं हर चीज का टेक्निकल हूँ, ऐसे नहीं होता। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हो। इसी तरह शरिया टीम के अंदर इस्लामिक रिलीजियस एक्सपर्ट्स, मुफ्ती हजरात, उलमा, उनकी भी उसके बारे में पूरी एक्सपर्टीज मौजूद हो। इम्पार्शियल कमेटी, इम्पार्शलिटी कमेटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सर्टिफिकेशन बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। डिसीजन कमेटी, लीगल एंटिटी, मैं फिर दोबारा अपनी टीम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सर्टिफिकेशन बॉडी के साइकिल के ऊपर जो है या इस पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस एक सर्टिफिकेशन बॉडी की क्या बेसिक्स हो सकती है, फंडामेंटल्स, उसके ऊपर आप अलग सेशन रख लें। क्योंकि ये एक स्लाइड जो है यहाँ पे जो एक स्लाइड दी हुई है इसके ऊपर कम से कम 2 आवर्स का सेशन हो सकता है। जो स्लाइड मेरे सामने नजर आ रही है जस्ट सर्टिफिकेशन बॉडी, इसके एक एक बुलेट पॉइंट के ऊपर मैं कहता हूँ कि कम से कम 30 मिनट एक एक बुलेट पॉइंट के लिए चाहिए, तो फिर डिटेल में ये हो सकती है। बहरहाल इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ इम्पार्शियल कमेटी में क्या होता है कि इम्पार्शियल कमेटी में किसी भी सीबी के लिए वो लोग उस सीबी का पार्ट नहीं होते, बल्कि सीबी से अलग वो लोग होते हैं। उनमें से एक गवर्नमेंट का बंदा होता है, एक उसमें शरिया का एक्सपर्ट होता है, एक उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट होता है और एक उसमें उस सर्टिफिकेशन बॉडी का कस्टमर या क्लाइंट होता है। ये चारों पांचों जो सेक्टर्स के लोग बैठ के उस सीबीज के पूरे सिस्टम को इवेलुएट करते हैं कि इस सीबी के ऑडिटर्स कैसे काम करते हैं, सीबी के टेक्निकल एंड शरिया एस्पेक्ट कैसे चलते हैं, इस सीबी के ओवरऑल ऑडिटर्स कैसे हैं, रिव्यूइंग सिस्टम कैसा है, डिसीजन साइकिल कैसा है। तो ये पूरे पूरे सेटअप को, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशंस को भी वो देख सकते हैं। तो वो इम्पार्शलिटी कमेटी वो उसका जिस तरह मतलब भी कोई इम्पार्शल होती है, वो डायरेक्ट इस सीबी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं बल्कि एक्सटर्नल होते हैं और वो पूरी सीबी के सिस्टम को असेस कर रहे होते हैं। इस तरह डिसीजन कमेटी है। डिसीजन कमेटी में पाकिस्तान के अंदर PS 3733 और 4992 की ये रिक्वायरमेंट एक सीबी के लिए होती है कि आपने आपके टेक्निकल और शरिया ऑडिटर ने फॉर एग्जांपल ABC इंडस्ट्री का ऑडिट किया, अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करवाई, वो रिपोर्ट्स टेक्निकल डिसीजन उन दोनों के नोट्स ये पूरा पैक बन के जाएगा डिसीजन कमेटी के ऊपर। डिसीजन कमेटी जो होती है वो उसमें भी टेक्निकल लोग भी होते हैं और शरिया के लोग भी होते हैं। टेक्निकल बंदा टेक्निकल ऑडिटर के डिसीजन को देख रहा होता है और ऑडिट रिपोर्ट को देख रहा होता है और शरिया एक्सपर्ट शरिया ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट को वैल्यू रिव्यू कर रहा होता है और उसके बाद इन दोनों ऑडिटर्स की ऑडिट रिपोर्ट्स के ऊपर वो डिसीजन लेते हैं कि इसको सर्टिफिकेशन ग्रांट करनी है या नहीं। तो ये भी एक अलग कमेटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी लाहौर में किसी एक फैक्ट्री का ऑडिट किया और मेरे साथ एक मुफ्ती साहब गए लाहौर में, तो हम दोनों ऑडिट करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे और ऑडिट रिपोर्ट ग्लोबल हलाल सर्विसेज के डिसीजन बोर्ड को भेजेंगे। अच्छा, वो डिसीजन बोर्ड या डिसीजन कमेटी में मैं और वो मुफ्ती शामिल नहीं होंगे जिन्होंने वो फिजिकली ऑडिट परफॉर्म किया, वो और लोग होंगे जो हमारे ऑडिट के ऊपर डिसीजन लेंगे। लीगल एंटिटी की यहाँ पे बात हो रही है। यस,
एंटिटी मीन कि वो रजिस्टर्ड इदारा हो, सर्टिफिकेशन बॉडी, सर्टिफिकेशन करने वाला इदारा पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हो। ये ना हो कि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जस्ट उन बेचारों ने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक ऐप बनाई हुई है या ऑनलाइन की सर्टिफिकेशन ही सिर्फ कर रहे हैं और कोई काम ही फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। वो बाकायदा पाकिस्तान के इदारे SCCP से या फिर हमारा जो रजिस्ट्रार ऑफ इंडस्ट्रीज है उनसे या हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारी रजिस्ट्रेशन हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेड, कहीं ना कहीं से पाकिस्तान में वो रजिस्टर्ड हो, वो लीगल एंटिटी हो, वो पाकिस्तान के अंदर टैक्स पेयर हो, वो मुतलका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वो मेंबर हो, ताकि उसकी एक कानूनी हैसियत हो पाकिस्तान के अंदर काम करने की। और उसके बाद और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, एक्रेडिट विद पिनैक, कि पाकिस्तान पिनैक इज पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इदारा है, कि वो सर्टिफिकेशन बॉडी पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल से एक्रेडिट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है वो खुद से एक इंसान जो कहे कि मैंने जी सर्टिफिकेशन बॉडी आज ABC कंपनी रजिस्टर करवाई है और मैं पाकिस्तान के अंदर सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ, नहीं, उनका पूरा एक सेटअप हो और उनके टेक्निकल टीम, शरिया टीम, इम्पार्शियल कमेटी, डिसीजन कमेटी, लीगल एंटिटी, जब ये सारी चीजें होती हैं तो फिर पिनैक से एक्रेडिट होना उसका बहुत जरूरी है, क्योंकि पिनैक से एक्रेडिट ना होने का मुराद ये है कि वो फेयर बिजनेस को प्रमोट नहीं कर रहे। क्योंकि अगर ये लॉ जब ये आ चुका है कि पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पंजाब फूड अथॉरिटी का तो मैं अगले दिन एक नोटिफिकेशन में पढ़ रहा था कि पिनैक अप्रूव्ड हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज से हलाल सर्टिफिकेशन आप लोग करवाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अब पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी स्कीम जो पिनैक्स अभी प्रोसेस में है, पाइपलाइंस में है, और वो अपनी सर्टिफिकेशन एक्रेडिटेशंस की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे पाकिस्तान के अंदर जो मेरा जहां तक नॉलेज है, पाकिस्तान में जितनी भी सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं वो पिनैक की तरफ उन्होंने एप्लीकेशंस फॉरवर्ड की हुई हैं। उनमें से कुछ एक्रेडिट सीबीज हैं जिसमें सनहा पाकिस्तान है, रेका है, पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी है, अलवाइज है, गल्फ इंटरटेक है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, एंड इस तरह ग्लोबल हलाल सर्विसेज का इवन स्टेज 1 स्टेज 2 और सारी चीजें क्वालिफाई हो चुकी हैं। तो ये 7 के करीब सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं जो पिनैक से एक्रेडिट हैं। आप इसको पिनैक की वेबसाइट के ऊपर, पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में कौन कौन सी सीबीज एक्रेडिट है। अच्छा, एक सीबी एक्रेडिट होने का मतलब ये नहीं होता कि वो सारे सर्टिफिकेशन कर सकती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल पिनैक ने अपनी कैटेगरी बनाई है, कैटेगरी ABCDEFGHIJ, इस तरह के कुछ कैटेगरीज बनाई हुई है। उसमें E कैटेगरी प्रोसेसिंग के लिए है, JK या L जो है वो केमिकल्स एडिटिव्स के लिए है, एंड सो ऑन। तो आपने पिनैक की वेबसाइट के ऊपर जाके उनके सर्टिफिकेट के ऊपर देखना है कि ये किस कैटेगरी के अगेंस्ट सर्टिफिकेट कर रहे हैं। एक सर्टिफिकेशन बॉडी पिनैक से जो क्रेडिट होती है उस मतलब ये नहीं होता कि वो तमाम सेक्टर्स को सर्टिफाई, मतलब फार्मा भी करे, फूड को भी करे, कॉस्मेटिक को भी करे। वो बकायदा बताते हैं कि ये क्रेडिट किस कैटेगरी के अगेंस्ट है। फूड की कैटेगरी के अगेंस्ट है, स्लॉटरिंग की कैटेगरी के अगेंस्ट है, फार्मास्यूटिकल्स के अगेंस्ट है, केमिकल्स के अगेंस्ट है। तो वो सिर्फ सीबी जिस कैटेगरी के अगेंस्ट एक्रेडिट होगी उसी का सर्टिफिकेट एक्रेडिट देगी, बाकी का नॉन एक्रेडिट देगी। तो इंशाल्लाह ये मैं अपनी टीम से फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस खास तौर पे इसके ऊपर आप दोबारा एक हमारा सेशन लाजमी रखें। उसके बाद सर्टिफिकेशन साइकिल, पूरा जो सर्टिफिकेशन साइकिल्स आता है दैट इज सबसे पहले क्या होता है कि हम एप्लीकेशन फॉर्म या क्वेश्चनियर, हमारे पास फॉर्म 19 है वो हम भेजते हैं। उसके बाद जैसे ही वो एप्लीकेशन पर फॉर्म फिल होकर हमारे पास आता है, कोड ऑफ कंडक्ट या टर्म्स एंड डेफिनेशंस कंडीशंस जो हमारी होती हैं वो हम अपने क्लाइंट को जो है एक सर्टिफिकेशन बॉडी शेयर करती है। जब वो टर्म्स एंड कंडीशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेशन प्रपोजल या फिर इनवॉइस जो है वो जनरेट होती है और वो हमारे क्लाइंट्स के पास जाती है। वंस वो सर्टिफिकेशन प्रपोजल या इनवॉइस क्लियर हो जाती है तो एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या MOU जो भी चीज होती है वो साथ किया जाता है। देन जब ये सारी बेसिक चीजें आपके पास आ जाती हैं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन फॉर्म और सारी चीजें आ जाती हैं, उसके बाद ऑडिट प्लान बनाया जाता है। उसके बाद ऑडिट प्लान जो है वो सर्टिफिकेशन बॉडी बनाती है।
और ऑडिट प्लान के बाद जाके उस इंडस्ट्री का, उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले स्टेज 1 ऑडिट कंडक्ट किया जाता है और उसके बाद आपका स्टेज 2 ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। पूरे प्लान्स में ये लिखा जाता है कि स्टेज 1 ऑडिट में हम क्या क्या चीजें, किस किस टाइम कौन कौन क्या क्या फर्द काम करेगा। हाँ, हर ऑडिट प्लान के अंदर और एक टेक्निकल ऑडिटर या लीड ऑडिटर, उसमें फिर एक टेक्निकल ऑडिटर, देन एक या टेक्निकल एक्सपर्ट और एक शरिया एक्सपर्ट उसके साथ होते हैं, उस पूरी ऑडिट टीम के अंदर शामिल होते हैं। ये सारी डेफिनेशंस हैं ऑडिट की, ऑडिट स्कोप, ऑडिट प्लान, ऑडिट टीम, ये सारी डेफिनेशंस हैं। इसके ऊपर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, अगेन मैं वही बात करूंगा कि बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव जो है इसके ऊपर ट्रेनिंग जो वो हमारी हो सकती हैं। मैं अपनी टीम के साथ ये शेयर करूंगा कि आप बाकायदा इसके ऊपर खासतौर पे सर्टिफिकेशन साइकिल और सर्टिफिकेशन बॉडीज की क्लास के ऊपर तो दोबारा एक ट्रेनिंग लाजमी रखिएगा। देन स्टेज 1 ऑडिट रिपोर्ट्स में जो भी फाइंडिंग्स होती हैं वो क्लाइंट्स को दी जाती हैं। देन स्टेज 2 ऑडिट, दैट इज फाइनल ऑडिट कंडक्ट किया जाता है, उसकी रिपोर्ट बनती है और वो रिपोर्ट, यहाँ पे एक चीज मिसिंग होगी, वो रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट बन के जाती है डिसीजन बोर्ड के पास। वो डिसीजन उसके ऊपर डिसीजन लेती है और देन इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेशन की जाती है। तो दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव सर्टिफिकेशन साइकिल। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। अब हमारे पास चूंकि हम लाइव हैं और थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों की एंगेजमेंट करना। इंशाल्लाह कभी हम फिजिकली आप लोगों के साथ कभी मेरा सेशन हुआ तो हम इसको, या इंटरेक्टिव सेशन हम कर रहे हुए, तो मैं लाजमी आपके साथ ये शेयर करूंगा एक्रेडिटेशन बॉडीज एंड सर्टिफिकेशन बॉडीज। अगर आप लोग अपने, जो लोग तो यहाँ पे अभी कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं या लैपटॉप या अपने पीसीज के ऊपर है, तो वो इसको अभी इसका अब पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल की वेबसाइट पे जाए तो आपको चीजें नजर आ जाएंगी, या डिफरेंस आप इसको लिखेंगे। बेसिकली दो मुख्तलिफ चीजें हैं, एबीज एंड सीबीज। एबीज, हर कंट्री की एक एबी होती है, एक्रेडिटेशन बॉडी, जो कि ज्यादातर उस कंट्री के मतलब उस गवर्नमेंट जिसको ऑपरेट कर रही थी, ऑन कर रही थी एक्रेडिटेशन बॉडीज को, और ये एक फेयर ट्रेड को और पूरे सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए ये बनाई जाती है कि जो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सीबीज है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक एक्रेडिटेशन बॉडी है, दैट इज पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं जो हलाल सर्टिफाई करती हैं वो मेरा ख्याल 50 प्लस के है। लेकिन वो 50 प्लस के करीब जो सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं, ए बी सी सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं, वो सारी की सारी पिनैक से एक्रेडिट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी फूड अथॉरिटीज के नोटिफिकेशंस में भी कुछ में हमने ये देखा है कि वो बाकायदा लिखा हुआ है कि पिनैक एक्रेडिट हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी से जो सर्टिफिकेशन हुई होगी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, जो पिनैक एक्रेडिट नहीं होगी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसका मकसद ये है कि कुछ गाइडलाइंस हैं, जिस तरह हम PS 3733 में पढ़ रहे हैं कि एक इंडस्ट्री को कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है, कौन कौन से सिस्टम इन प्लेस करने हैं, इसी तरह एक सर्टिफिकेशन बॉडी के लिए भी एक गाइडलाइंस है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, दैट इज PS 4992। PS 4992 स्टैंडर्ड भी PSQC है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टैंडर्ड डेवलप करना PSQC का मैंडेट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इदारा है। जिस तरह वो सीबीज के लिए स्टैंडर्ड बनाते हैं, PS3 से इंडस्ट्रीज के लिए जिस तरह स्टैंडर्ड बनता है PS 3733, इस तरह सीबीज के लिए, सर्टिफिकेशन बॉडीज के लिए भी स्टैंडर्ड बनता है, दैट इज PS 4992। जो सर्टिफिकेशन बॉडी PS 4992 से को फॉलो करती हैं, उसको इंप्लीमेंट करती हैं, वो एक्रेडिट हैं, वो पिनैक की वेबसाइट के ऊपर है। आप सारे लोग पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल की वेबसाइट खोलें, उसमें से हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज को क्लिक करें, उसमें ऑप्शन आ जाएगा आगे स्क्रॉल में कि दीज आर दी पिनैक अप्रूव्ड या एक्रेडिट हलाल सीबीज, उसमें 7-8 सीबीज आएगी। वो सीबीज पाकिस्तान में पिनैक से एक्रेडिट हैं। उसके अलावा जितनी भी सीबीज काम कर रही है वो सीबीज पिनैक से एक्रेडिट नहीं है, गो के वो बहुत अच्छा काम करें। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, जिस तरह मैंने पहले बताया कि तमाम सर्टिफिकेशन बॉडीज जो है वो पिनैक की तरफ उन्होंने रुजू किया हुआ है, अपनी एप्लीकेशन दी है, और पिनैक भी उसके ऊपर एक जो है वो एफिशिएंटली पाकिस्तान के ये इदारे जो है वो काम कर रहे हैं और सर्टिफिकेशंस और एक्रेडिटेशंस के प्रोसेस को स्पीडी लेके जा रहे हैं। ओके, ये अब डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट चाहिए होती है PS 3733 के लिए। हम स्पीडी इन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट को जो है वो आगे लेके चलते हैं।
जब भी हम किसी इंडस्ट्री का ऑडिट करे जाते हैं या कोई भी सर्टिफिकेशन बॉडी किसी ABD इंडस्ट्री का ऑडिट करते हैं, तो कौन कौन सी चीजें, अच्छा ये रिक्वायरमेंट कोई हमारे या किसी CB के या किसी ऑडिटर के अपनी विश या अपना इंटरेस्ट नहीं होता या अपना शौक नहीं होता, बल्कि ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। ये PS 3733 जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है, उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि ये जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास इन प्लेस होने चाहिए। एक इंडस्ट्री के एक स्टैंडर्ड को कंप्लाई करने के लिए एक सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले कि हलाल फूड पॉलिसी जो है वो आपकी पूरी हलाल फूड पॉलिसी बनी होनी चाहिए। स्टेटमेंट जिसे आप कहते हैं पॉलिसी स्टेटमेंट, देन आपके पास पूरा मैनुअल, पूरा तरीकेकार होना चाहिए, हलाल मैनेजमेंट सिस्टम मैनुअल, HMS मैनुअल जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट एंड GDs ऑफ हलाल मैनेजमेंट टीम, हलाल मैनेजमेंट टीम हो, जिस तरह हम फूड सेफ्टी में ISO 22000 या हैसप टीम, जिस तरह हैसप में हम बनाते थे, जिस तरह फूड सेफ्टी टीम और फूड सेफ्टी टी FSTL, फूड सेफ्टी लीडर एंड सो ऑन, इसी तरह हलाल मैनेजमेंट की भी पूरी एक टीम बने, बकायदा उनकी जो है वो अपॉइंटमेंट हो और पूरी टीम, और उस पूरी टीम की ट्रेनिंग हो PS 3733 के ऊपर लाजमी तौर पे। उस टीम की ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। सेम उस टीम में एक टीम लीडर हो और उसके बाद में तमाम सेक्शन में से, प्रोडक्शन में से भी, क्वालिटी में से भी, परचेज में से भी, स्टोर में से भी, रिसीविंग में से भी, तमाम सेक्शन में से एक एक फर्द को आप उस टीम का मेंबर बनाए। सेम जिस तरह आप ISO 2000 में फूड सेफ्टी की टीम या हैसप में हैसप की टीम बनाते हैं, उसी तरह इंटरनल ऑडिट कंडक्ट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव एक्शंस के पूरे फॉर्मेट्स होते हैं। वो फॉर्मेट आपके पास इंटरनल ऑडिट में जो फाइंडिंग्स आए, जो ऑब्जर्वेशंस आए, जो NCs आए, वो माइनर NC हैं, मेजर NC हैं, क्या चीजें हैं, उन सारी चीजों के अगेंस्ट आपके करेक्टिव एक्शंस या प्रिवेंट कॉपा फार्म जिसे हम बोलते हैं वो लाजमी बनाना चाहिए। मैनेजमेंट रिव्यू के मैनेजमेंट उस पूरे इंटरनल ऑडिट के बाद अपना एक रिव्यू कंडक्ट करे कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, क्या बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस हो सकती है। तो सेम आपको पूरे एक मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो अपनी इंडस्ट्री के ऊपर उस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना। रॉ मटेरियल्स की लिस्ट के तमाम रॉ मटेरियल्स, उसमें फूड सोर्स है, नॉन फूड सोर्स है, वो आपके केमिकल्स हैं, वो आपके प्रिजर्व, जितने भी रॉ मटेरियल्स आपकी उस इंडस्ट्री के अंदर या उस प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन जिसकी आप करवा रहे हैं उसके लिए मौजूद है, उन तमाम रॉ मटेरियल्स की वैलिड लिस्ट जो है आपके पास फैक्ट्री में मौजूद होनी चाहिए। देन अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट, कौन कौन से आपके सप्लायर्स हैं, उसमें मीट का कौन सप्लायर है, फूड का, पैकेजिंग मटेरियल का, केमिकल्स का, सैनिटाइजर्स का, क्लींजर्स का, इन सारी चीजों के जो सप्लायर्स हैं उन सप्लायर्स की लिस्ट आपके पास मौजूद हो। जितने भी रॉ मटेरियल्स, जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपके पास आते हैं, तो उन इंग्रेडिएंट्स के हलाल सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और ये इंटरनल टीम की, जो हमारी हलाल मैनेजमेंट टीम है किसी भी एक इंडस्ट्री की, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम लोगों अपने सप्लायर्स से अब रॉ मटेरियल्स के हलाल सर्टिफिकेट्स लें और कोशिश करें कि वो हलाल सर्टिफिकेट जो है वो अथेंटिक CBCO IPM सिस्टम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो। तमाम हमारे जो स्टाफ है उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, लीगल डॉक्यूमेंट्स, मतलब जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि CBs के लिए लीगल एंटिटी होना बहुत जरूरी है, इसी तरह उस इदारे का जिसका आप सर्टिफिकेशन करने जा रहे हैं उस इदारे के पास भी उसकी लीगल होना जरूरी है। आजकल हम खासतौर पर क्या ज्यादा देख रहे हैं कि वो लीगल एंटिटी, मतलब अगर किसी फूड इंडस्ट्री का हम ऑडिट करने जाते हैं, हम लाजमी देखते हैं कि वो फूड इंडस्ट्री के पास फूड अथॉरिटी का वो है या नहीं है, लाइसेंस है या नहीं। ये बहुत एक बेसिक फंडामेंटल हम लाजमी आजकल क्वेश्चन करते हैं। एक तो लीगल एंटिटी कि वो टैक्स पेयर है, वो कहीं रजिस्टर्ड है SCCP के थ्रू या कंपनी एक्ट के अगेंस्ट, ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट, और दूसरी बात यह है कि फूड का बिजनेस वो कर रहा है कि क्या उसके पास फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये CBs को ये काम करना चाहिए कि वो लाजमी तौर पे किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री जिसके पास मुतलका फूड, पंजाब के अंदर वो काम करे तो पंजाब फूड अथॉरिटी का लाइसेंस होना चाहिए। ये बाय लॉ ये चीज शामिल है कि पंजाब के अंदर जो भी बंदा फूड का बिजनेस करेगा उसके पास फूड अथॉरिटी का लाइसेंस, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। KPK के अंदर तो KPK अथॉरिटी का लाइसेंस होना चाहिए। इस तरह सिंध है, बलोचिस्तान है, तो ये CBs की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस इदारे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीगल डॉक्यूमेंट्स में हम चीज, फ्लो लाइंस, पूरे उनकी प्रोडक्ट की फ्लो लाइंस
पूरा उनके पास मौजूद है, कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम पूरा उनके पास एज सच इन प्लेस होना चाहिए। तो दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जो हमने डिस्कस की है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उसके बाद अब हम उन क्लासेस के ऊपर जाते हैं जो क्लासेस हमने ओके ह्यूमन रिसोर्स जिस तरह हमने पहले बात की थी कि आपके पास किसी भी एक पाकिस्तान स्टैंडर्ड जो डिमांड करता है ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से कि जो बंदा भी हलाल फूड सेफ्टी की एक्टिविटीज को कैरी कर रहा था वो एक कॉम्पिटेंट मुस्लिम होना चाहिए, उसके पास एक एडुकेट जो अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए PS3733 के लिए। और एक्सटर्नल जो है वो आउटसोर्स असिस्टेंट रिकॉर्ड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स डिफाइनिंग द रिस्पांसिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज शैल बी मेंटेन। तो उन पूरे रिसोर्सेज के आपके पास जो है वो रिकॉर्ड्स जो मेंटेन होने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास कॉम्पिटेंट टेक्निकल रिसोर्स होना चाहिए जो मुतलका फील्ड के एक्सपीरियंस जिसके पास मौजूद हो। इसी तरह हलाल कंट्रोल पॉइंट्स हैं जिसको हम जहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस स्पीडी करते हैं कि उसमें आप बाकायदा तौर पे हलाल कंट्रोल पॉइंट अपने पूरी उस इंडस्ट्री में ये PS3733 की रिक्वायरमेंट्स भी है कि क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स और कंट्रोल पॉइंट्स को बाकायदा तौर पे आप आइडेंटिफाई करें। आपके रॉ मटेरियल्स आपकी प्रोसेसिंग उसका बन सकता है जहाँ पे आप एडिटिव्स प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, जहाँ पे आप स्टोरेज करते हैं, जहाँ पे फार आप पैकिंग कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे पैकिंग मटीरियल इटसेल्फ आपका जो है वो इसका जो बन सकता है कंट्रोल पॉइंट पे, जो आपने कंट्रोल पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। इसी तरह एक क्लास है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस। ये क्लास PS3733 के अंदर जिस तरह बाकी स्टैंडर्ड्स के अंदर आप लोगों को अंदाजा है कि हम पढ़ते हैं कि इस तरह इसकी भी एक क्लास होती है। तो ये मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि टॉप मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस टॉप मैनेजमेंट शेल एस्टेब्लिश शेल हमने पढ़ा था पहली स्लाइड के अंदर कि कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसमें शेल रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, शुड, उसके बाद कैन, मे, ये सारी हमने पढ़ी थी चीजें पहली स्लाइड में, आपको अंदाजा होगा उसमें डिस्कस हम कर चुके हैं। शेल एस्टेब्लिश शेल का मतलब है तो फिर रिक्वायरमेंट है मेंटेन एंड इंप्लीमेंट अ प्रोसीजर्स इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का कि इमरजेंसी सिचुएशंस में अगर कोई मैनेज इमरजेंसी सिचुएशन एंड एक्सीडेंट्स दैट कैन इंपैक्ट हलाल फूड मैनेजमेंट सिस्टम कि अगर कोई इमरजेंसी ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग आपको हो गई है तो आपने कैसे रिस्पांस क्विक रिस्पांस करना है कि हलाल सिस्टम है जब प्रोडक्ट की हलाल सेफ्टी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद इंटरनल ऑडिट हम पहले इसकी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि ये इंटरनल ऑडिट भी इसका है। इंटरनल ऑडिट में जो एक IAS गाइडलाइंस भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आई थिंक ISO 19011 ऑडिटिंग गाइडलाइंस है, उसके ऊपर पूरी एक ट्रेनिंग हो सकती है कि व्हाट इज ऑडिटर के एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ऑडिटर्स के और उसकी कॉम्पिटेंसी नॉलेज कैसे ऑडिट डिप्लोमेटिक वे से कैसे करना। तो ये सारी चीजें जब आप इंटरनल ऑडिट करते हैं तो मेरा ख्याल है कि जिस इदारे का इंटरनल खुद एहतसाब जिसे हम बोलते हैं, जिस इदारे का इंटरनल ऑडिट का सिस्टम बहुत मजबूत होता है तो सीबीज का ऑडिट जो है वो तो स्पीडी गुजर जाता है। हमारे यहाँ बैड प्रैक्टिस क्या है कि हम इंटरनल ऑडिट सिर्फ डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते हैं और इंटरनल ऑडिट कर देते हैं। अगर इन लेटर एंड स्पिरिट ट्रू स्पिरिट के अंदर अगर हम इंटरनल ऑडिट करें, तमाम स्टेप्स को, तमाम सेगमेंट्स को, तमाम क्लास बाय क्लास के अगेंस्ट ऑडिट करें तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। इसी तरह और इंटरनल ऑडिट भी फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं जब 5 लोग हलाल मैनेजमेंट टीम के हैं, एक क्वालिटी कंट्रोल से है, एक प्रोडक्शन से है, एक रिसीविंग एरिया से, एक परचेज एरिया से। तो जो क्वालिटी कंट्रोल वाला अपने सेक्शन का ऑडिट नहीं करेगा बल्कि उसका ऑडिट प्रोडक्शन वाला कर सकता है, प्रोडक्शन वाले का क्वालिटी कंट्रोल वाला कर सकता है, रिसीविंग वाला परचेजर का ऑडिट कर सकता है, परचेजर स्टोर वाले का ऑडिट कर सकता है। तो ये नहीं हो सकता कि जो बंदा जो काम कर रहा हो वो खुद ही उसका ऑडिट करे, तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं होता। मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग MR मीटिंग, उसमें इनपुट्स आ रही होती हैं
कि क्या कस्टमर के फीडबैक्स है, ऑडिट्स जो हमने कंडक्ट किया उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं, उसमें कोई चेंजिंग करनी है, कोई डिसीजन लेना है, तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। और उसमें ये चीजें डिसाइड की जाती है कि हम क्वालिटी अपने मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, हम अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे, प्रोडक्ट रिसोर्स। अच्छा, ये मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग भी इसको पूरी इनपुट्स एंड आउटपुट्स की बुनियाद के ऊपर होती है कि क्या इनपुट्स आई ऑडिट की, या क्या हम इस वक्त कर रहे हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं। ये टोटल कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का एक पूरा प्रोसेस है जिसको हम अपने इदारों में फॉलो करते हैं। इस तरह कापा फार्म एक इंटरनल ऑडिट में जो भी आपकी फाइंडिंग्स आई, जो भी ऑब्जर्वेशंस आई, जो भी आपकी एनसीज आई, माइनर है ये या मेजर है या जो भी चीज है, उनको आपने उसका करेक्ट एक्शन प्लान किया, उसका रूट काज क्या था, क्यों ये हुई, व्हाट इज द रीजन, सोर्स इस एनसी का क्या है, अच्छा किसकी निगलेक्शन की वजह से हुई, उसको आइडेंटिफाई करना है, इन्वेस्टिगेट आपने करना है, देन उसका कैसे आप सोल्यूशन करेंगे। मतलब कैसे हम उसको कह सकते हैं कि हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट और क्लोज करेंगे। तो ये सारी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस में हम ये चीजें ले रहे हैं। देन आगे एक वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। दो मुख्तलिफ टर्म्स हैं, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। किसी चीज को वेरीफाई करना, दिस इज अ टोटली डिफरेंट टर्म। जिस तरह एक देखें, वेरिफिकेशन के नीचे लिखा हुआ है एम आई बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, और वैलिडेशन के नीचे क्या, एम आई बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, दैट इज वैलिडेशन। आप इससे इस एग्जांपल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, दीज आर बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हर स्टैंडर्ड में इस्तेमाल होती हैं कि वेरीफाई करना और वैलिडेट करना। वेरीफाई करना एक अलग चीज है कि एक फॉर एग्जांपल टोमेटो केचप एक बंदा बना रहा है, तो उसको वेरीफाई करना, उस टोमेटो केचप की प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि वेरीफाई करते हैं कि ये प्रोडक्ट ठीक बनी है या नहीं बनी। वंस आप वैलिडेट की बात करते हैं तो उस पूरे सिस्टम को और उसकी पूरी बैकअप को आप जाकर स्टडी करते हैं और वैलिडेट करते हैं कि ये सिस्टम भी ठीक है, प्रोडक्ट भी ठीक है और प्रोसेस भी ठीक है, दैट इज वैलिडेशन। ये आगे कुछ एग्जांपल्स हैं सेम एक्शंस, करेक्टिव एक्शंस, प्रिवेंटिव एक्शंस की। करेक्शंस करना, ऑडिट की लैंग्वेज में करेक्शंस नहीं मांगते, ऑडिट की लैंग्वेज में हम करेक्टिव एक्शंस जो है वो मांग रहे होते हैं। एंड प्रिवेंटिव एक्शंस, करेक्शन इज अ डिफरेंट टर्म। जिस तरह ये देखें कि करेक्शन में पुट फायर आउट एट द टाइम, कि फायर हुई और हमने उसके ऊपर पानी डाला, दैट इज करेक्शन। करेक्टिव एक्शन क्या है कि उसके रूट काज क्या था, व्हाट काज फायर एंड हाउ टू प्रिवेंट रीअकरेंस। के एक मर्तबा अगर एक इशू आ गया तो वो तो उसका फौरन जो हम उसका सोल्यूशन जल्दी से करें, दैट इज करेक्शन। लेकिन उसको फिर दोबारा रेकरेंस से बचाने के लिए, दोबारा रिपीट होने से बचाने के लिए हम जो मेजर्स लेते हैं, दैट इज करेक्टिव एक्शंस। और प्रिवेंटिव एक्शंस क्या है कि स्टॉप फायर फ्रॉम हैपनिंग बिफोर इवेंट। ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, दैट इज प्रिवेंटिव एक्शन। तो करेक्शन, करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव एक्शन, दीज थ्री आर डिफरेंट टर्म्स। वेरी सिंपल है और प्रोफेशनल्स थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। आपको ये स्टडी खुद करना चाहिए, आपको स्टैंडर्ड्स को खुद पढ़ना चाहिए, पढ़ के उसकी एग्जांपल्स को और केस स्टडीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा, ये जो ऑनलाइन सेशंस, ये सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स आपको चीजें या गाइडलाइंस दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। बेसिकली तो ये एक इंटरेक्टिव सेशंस हो, बाकायदा ग्रुप स्टडीज हो। जिस तरह एक लीड ऑडिटर कोर्स में हमने खुद किया है, 6 डेज का वो लीड ऑडिटर कोर्स होता है, उसमें ये डिस्कशन की जाती है। तो अब आपको इन डेज को कैसे बेहतर बना सकते हैं कि खुद इन डेफिनेशंस को खुद से स्टडी करें, केस स्टडी जाके गूगल से केस स्टडी इनकी लें, इनके डिफरेंसेस पढ़ें, इनकी एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेड एग्जांपल्स क्या होती है, ये खुद से भी आपको कुछ काम करना चाहिए। सेम ट्रेसेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी में तो बहुत फिर आपको अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई इशू या कोई प्रोडक्ट में आया तो आपको उस पूरे प्रोसेस को, प्रोसेस के बाद रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल के बाद उसके सप्लायर को, सप्लायर के बाद उसके सोर्स को, तो पूरी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस हर सेटअप जो है डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। एंड स्टोरेज, सर्विस, डिस्प्ले एंड ट्रांसपोर्ट, ये सारी की सारी पूरी हमारी क्लास में है कि किस लेवल पे आपने स्टोर करना है, सर्विसेज, डिस्प्ले, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कौन कौन सी जो है रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड में इन डिटेल यहाँ पे डिस्कस की जा चुकी हैं।
पैकेजिंग एंड लेबलिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ये पूरी एक क्लॉज है। और पैकेजिंग मटेरियल की सर्टिफिकेशन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पैकेजिंग मटेरियल का पाकिस्तान के अंदर वैसे स्टैंडर्ड भी आ चुका है। पाकिस्तान का पीएसक्यूसी ने पैकेजिंग के ऊपर एक स्टैंडर्ड भी डेवलप कर रहा है, मेरे जहन में नहीं आ रहा इस वक्त, हालांकि मुझे पीएसक्यूसी ने वो दिया था। हमने फूड पैकेजिंग लेबलिंग स्टैंडर्ड्स एंड इनोवेशंस के ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेशन करवाया था, लेकिन वो स्टैंडर्ड जो पीएसक्यूसी से मुझे मेरे जहन में नहीं, मैं इंशाल्लाह बाद में कभी बताऊंगा या आप पूछ सकते हैं मेरे से। खैर, पैकेजिंग पूरी एक क्लॉज मौजूद है। Packaging materials shall carried out in a clean and hygienic manner and in sound, centrally controlled temperature that satisfy quality and satisfy the product. Label should identify all requirements as per the standard. अच्छा, ये requirements हम वैसे भी फूड टेक्नोलॉजी के जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, उनको पता है लेबलिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर ये सारी चीजें हैं कि क्लियर नेम ऑफ द प्रोडक्ट लेबल के ऊपर होना चाहिए, ऑल इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट उसके अंदर, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, नेट कंटेंट, ट्रेडमार्क, कोड नंबर, ओरिजिन ऑफ कंट्री मीन एड्रेस और हलाल मार्क, ऑथेंटिक हलाल मार्क। लूज हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी इज एन ऑफेंस, जिस तरह मैं आप पहले बता चुका हूं। और अगर आपने किसी सर्टिफिकेशन बॉडी या किसी हलाल लोगों को ऑथेंटिकेट करना है या वेरीफाई करना है, तो वो जो मैंने अभी पहले वेरिफिकेशन वैलिडेशन की बात हुई थी, वेरिफिकेशन करनी है तो वेरिफिकेशन जाके आप क्या करेंगे, अभी जाके देखें पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल की वेबसाइट देखें, पिनैक, और पिनैक की वेबसाइट के ऊपर हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी के पोर्शन है, वहां पे आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपके पास पॉइंट्स सारे आ जाएंगे। पॉइंट्स में आप सर्टिफिकेशन बॉडीज को देखेंगे तो आपके पास वो सारी सीबीज आ जाएंगी, तो आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट सर्टिफाई है या नहीं है ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन बॉडी से। ओके, लीगल रिक्वायरमेंट्स ये है कि वो उनके बकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन हो, स्टैंडर्ड हो, हो, किसी ना किसी लॉ के अगेंस्ट। PS 3733 का ये रिक्वायरमेंट है, एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है PS 3733 की। ये एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि एक सर्टिफिकेशन बॉडी किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी स्लॉटर हाउस की, किसी भी एंटिटी का जब ऑडिट करने जाते हैं, जिस तरह हमने पहले बात की, तो हम ये जाके पूछते हैं कि आप क्या कहाँ पे रजिस्टर्ड है, SCCP के पास रजिस्टर्ड है, आप क्या टैक्स पेयर हैं, या आप किसी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या आप कंपनी ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट है, किस ऑर्डिनेंस किस एक्ट के अगेंस्ट रजिस्टर्ड है। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं, जाके उसकी लीगल एंटिटी पूछते हैं। उसके बाद हम ये करते हैं कि अगर आप ड्रग फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई न्यूट्रास्यूटिकल बना रहे हैं, कोई हेल्थ केयर प्रोडक्ट बना रहे हैं, या कोई फूड प्रोडक्ट, अगर फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस लोकल फूड अथॉरिटी का लाइसेंस आपके पास है या नहीं। अगर आप कोई हर्बल प्रोडक्ट या जो आप कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ड्रैप के से आप रजिस्टर हैं या नहीं, उसका सर्टिफिकेट, ड्रैप मीन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसका आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं। तो ये क्योंकि रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट बॉडीज हैं, इनके सर्टिफिकेट लीगल एंटिटी लीगल रिक्वायरमेंट में आप आते हैं, तो हम जाके लाजमी उनसे ये पूछते हैं। अगर वो टूरिज्म की कोई सर्विसेज दे रहा है या प्रोडक्ट दे रहा है तो हम उनसे जाके पूछते हैं कि आप पाकिस्तान की टूरिस्ट एजेंसी है जो उन्होंने सर्टिफिकेट, उनका आपके पास लाइसेंस मौजूद है या नहीं मौजूद। तो ये सारी चीजें एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो हम जब ऑडिट्स कर रहे होते हैं तो हम पूछ रहे होते हैं। तो ये ने आपके साथ तकरीबन हमारा जो सेशन रहा है आज का हाल सिस्टम के ऊपर, हलाल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, उसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस थोड़ी सी डिस्कस की। पाकिस्तान स्टैंडर्ड को हमने उसकी जो हिस्ट्री है उसमें उसका जो हमारा फॉरवर्ड के अंदर के PSQC में किस तरह चेयर होता है इस टेक्निकल कमेटी का, देन को चेयर टेक्निकल से, को चेयर शरिया साइड से, उसके मेंबर्स, उसका सेक्रेटरीट, कौन कौन सी क्लासेस हैं, उनका एक बेसिक टच लिया। देन सर्टिफिकेशन प्रोसेस, सर्टिफिकेशन बॉडीज, सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। देन वन बाय वन हमने सारी क्लासेस को डिस्कस किया। तो हमारा यहाँ पे सेशन जो है वो एंड तकरीबन हो रहा है। आपका जो भी क्वेश्चंस है तो वो आप क्वेश्चंस जो आप यहाँ पे मिस फातिमा समी या मिस अक्सा फहीम जो मौजूद हैं, कामरान सलीम भी मौजूद हैं, आप उनसे उनके साथ शेयर कर सकते हैं, या मेरे पास मुझे डायरेक्ट भी आप दे सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं हम उनको ले सकते हैं। तो अभी आप लोगों के पास एक लिंक भेजेंगी हमारी टीम के लोग, आप उस लिंक को लाजमी क्लिक करिएगा। फीडबैक फॉर्म भी होगा, वो भी आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपकी जो लोग
हमारे पास जितने भी ऑनलाइन मौजूद हैं उनका डाटा हो जाए और उनके जो भी इन्होंने आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री किट जो बनवानी है वो आपको फिर ये भिजवा सके हमारी टीम। तो अभी हमारी टीम आपको जो रजिस्टर्ड लोग थे इसके उनके उन्होंने ग्रुप्स या जो ईमेल्स बनाई हुई हैं उनके ऊपर एक लिंक सेंड कर, आप उस लिंक के थ्रू अपनी वो मार्क करें और फीडबैक फॉर्म जो है वो दें ताकि ये है कि हम अपनी इस एक्टिविटीज को और अपनी इन सर्विसेज को मजीद इम्प्रूव कर सकें। ग्लोबल हलाल सर्विसेज जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर हम एफिशिएंटली वर्किंग जो है वो कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर हमने तकरीबन कोई 30 के करीब फूड स्टीज की सर्टिफिकेशंस भी कर चुके हैं। पिनैक के साथ हमारा प्रोसेस ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट है। ट्रेनिंग अवेयरनेस एक्टिविटीज एग्रेसिव हमने लॉन्च की हुई है और एक लीडिंग हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी का रोल हम पाकिस्तान के अंदर हम प्ले कर रहे हैं। एक कॉम्पिटेंट हमारे पास जो है वो टेक्निकल टीम और शरिया टीम हम मौजूद है। आपकी जो भी क्वेरी जो क्वेश्चन हो डायरेक्ट हमारी email या हमारे पेज या हमारा जो ऑफिशियल ईमेल है info@global या ग्लोबल हलाल टू हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे फेसबुक पेजेस के ऊपर, हमारे ट्विटर के पेज के ऊपर दिया गया हुआ है। आप उसके अपने इनपुट्स दे सकते हैं, सजेशन रिकमेंडेशंस ऑल आप इनपुट्स उसमें दे सकते हैं। अभी लिंक आपको भेज रहे हैं हमारी टीम, लिंक को लाजमी आप फिल कर फीडबैक फॉर्म को लाजमी फिल करें। आप लोग हमारा ये फेसबुक पेज है, हमारी जो भी फ्यूचर में एक्टिविटीज हैं वो इसके ऊपर आ रही हैं फेसबुक पेज के ऊपर, आप इसको जरूर फॉलो करें। हमारे ट्विटर पेज को, हमारे यूट्यूब, हमारा एक यूट्यूब का चैनल है दैट इज ग्लोबल हलाल इनसाइट्स के नाम के ऊपर हमने किया। ग्लोबल हलाल इनसाइट्स को आप लाजमी फॉलो करें क्योंकि हम ये वीडियोज या शॉर्ट क्लिप्स जो है वो हम अपनी उन वीडियोस के ऊपर जो यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अपडेट करेंगे। और हम कुछ सेशन आज क्योंकि बहुत सारी लोगों की इनपुट्स हैं कि यूट्यूब के ऊपर भी सेशन करें, ये भी करें ताकि इस क्वारंटाइन टाइम को एफिशिएंटली आ सके। तो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद भी इंगेज रहें और हम अपने प्रोफेशनल्स को भी इंगेज रखें और इंशाल्लाह आप लोगों को इंगेज रखते हैं। ग्लोबल हलाल इनसाइट्स हमारी टीम ने आपको ईमेल्स या आपके ग्रुप्स में जो है वो ग्लोबल हलाल इनसाइट्स के लिंक्स भेजे होंगे यूट्यूब के, उसको आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में उस प्लेटफॉर्म को भी हम यूटिलाइज कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप में से कोई एक्सपर्ट या जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अगर कोई ट्रेनिंग देना चाहता है तो वो भी हमें बताएं। हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस तरह के ट्रेनिंग लीडर्स का एक पूल बना रहे हैं ताकि वो ट्रेनिंग लीडर्स जो है वो हमारे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो है वो आ सकें, लोगों की रहनुमाई कर सकें, उनकी इंफॉर्मेशन दे सकें। तो एक इंगेजमेंट एक्टिविटी आप हमारे साथ
आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस है तो आप वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमारा ये पहला एक्सपीरियंस था आज ग्लोबल हलाल सर्विसेज का। PS3733 के ऊपर हमने जो ट्रेनिंग की है और हमें रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारे दोस्तों की तरफ से, हमारे सीनियर्स की तरफ से, खासतौर पे हमारे प्रोफेशनल्स की तरफ से है। यहाँ पे हमारे काफी सारे मैं अभी देख रहा हूँ क्योंकि मैं मसरूफ था ट्रेनिंग के दौरान, तो अभी मैंने बहुत सारे हमारे दोस्तों के कमेंट्स आए हुए हैं, खासतौर पे हमारे जो सीनियर्स जो लीडर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके कमेंट्स मैंने देखे। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चंस मैं कुछ अभी दे सकता हूँ, कुछ हम जिनके क्वेश्चंस रह जाए तो हम बाद में भी दे सकते हैं। आप हमारा जो है हमारे पेज, हमारा जो ट्विटर, हमारा लिंक्डइन, हमारा यूट्यूब, फेसबुक को फॉलो करें। ईमेल्स हमारी टीम ने आपको दिए गए हैं, मजीद ईमेल में आपको अभी दे देता हूँ। आप लिख सकते हैं globalhalal12@gmail.com। इस ईमेल के ऊपर आप जो भी क्वेरी हो आप दें, हमारी टीम, मैं खुद भी, हमारे शरिया एक्सपर्ट भी इंशाल्लाह उसका रिस्पॉन्स करेंगे। मुफ्ती मिसबाहुल्लाह साबर साहब, दैट इज, दोबारा मैं अपनी ईमेल आपको रिपीट करता हूँ, ग्लोबल हलाल 12 GLOBAL ग्लोबल HALAL हलाल 12@gmail.com, ग्लोबल हलाल 12@gmail.com। इस ईमेल के ऊपर आप अपनी कोई भी क्वेरी करें। अगर आप में से एक्सपर्ट्स कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो भी हमारे लिए पॉसिबिलिटी है। आप इस पूल में शामिल हों, ये हमारी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हम इस टाइम को एक अच्छा अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यूटिलाइज करें। जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स और रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन हमारे प्रोफेशनल्स को, खासतौर पर यंग प्रोफेशनल्स को इंडस्ट्रीज के अंदर जाने के लिए जिनकी नीड है, उनको हम अभी से इक्विप करें और अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला मजमूई तौर पे हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से इस वबा का खात्मा करे और हमसे राजी हो जाए और हमें इस मुश्किल वक्त में जो है अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की जो है वो तौफीक दे, ताकि हम मजमूई तौर पे इस पूरे सिनेरियो से निकलें और दोबारा हम अपनी जो है वो जिंदगी को जिस तरह पहले गुजारते थे उसी तरह हम गुजार सकें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। लोगों के अभी कमेंट्स और मैं चीजें देख रहा हूँ आ रही हैं, और